चलिए बच्चों, हम अपना अध्याय जो है वो आगे शुरू करते हैं। जहाँ हम रुके थे, हम जान चुके हैं कि जन सुविधा का अर्थ ये होता है कि जीवन जीने के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, उस आवश्यक दशाओं की स्थितियों को अच्छी तरह से बना सके, ये जन सुविधा होती है। पब्लिक फैसिलिटी, कि जिससे हमारा जीवन सहज, सुलभ और मंगलमय हो जाता है। क्योंकि बुनियादी ज़रूरतें जब इंसान की पूरी हो जाती है, तभी वह अच्छे अच्छे कार्य अपने हाथों में ले सकता है। तो हमने उदाहरण के तौर पर पिछले इसमें देखा था, हमारे चैप्टर में भी जिस प्रकार से दिया है कि जन सुविधाएं जैसे बिजली है, सड़क है, रेल है, मतलब परिवहन के सभी साधन, स्वास्थ्य सुविधाएं, है ना, स्ट्रीट का बिजली, घर में पहुंचाई जाने वाली बिजली, जहां जहां सामान्य नागरिक उसका उपयोग कर सकते हैं, वो सभी जो होता है पब्लिक फैसिलिटीज के अंतर, जन सुविधाओं के अंतर्गत आता है। उसके लिए हमने उदाहरण देखा था, चेन्नई में जलापूर्ति कैसे हो रही है, उसका हमने उदाहरण देखा था। तो चेन्नई में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तबके के लोगों को पानी की आपूर्ति किस तरह से हो रही है, ये हमने देखा था। उसमें अन्ना नगर, सैदापेट, है ना, और ये सब देखे थे हमने। मणिपाकम में तो पानी की आपूर्ति हर जगह पर अलग अलग है। पानी के स्रोत लोगों के लिए निजी कुआं है, बोरवेल है। इसके अलावा सप्लाई के द्वारा नगर पालिका के, महानगर निगम के द्वारा भी पहुंचाया जाता है। हमने ये भी देखा था कि जन सुविधाएं मुहैया कराने की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी ये सरकार की होती है। तो फिर सरकार को इससे क्या मिलता होगा? देखिए, लोगों ने सरकार को चुनाव के माध्यम से चुन के दिया, तो जो आम जनता इतने बड़े खर्चे का वहन नहीं कर सकती, उनके लिए ये स्थितियां पहुंचाना, आपूर्ति करना, ये जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। अगर मानो हमारे देश की जनसंख्या का विचार किया जाए, तो कितने लोग इतने सक्षम हैं कि अपने लिए खुद का रोड बनवा सकते हैं? बड़े बड़े अमीर भी ये नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए रोड का काम, सड़क का काम बनाने का वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। फिर सरकार इतना सारा खर्चा उठाती है, तो उसके लिए पैसा आता कहाँ से है? सरकार ये करने के लिए तो पैसा भी तो चाहिए। तो फिर हमारे जो सांसद जो चुन के गए हैं, तो वो क्या अपने ओर से ये खर्चा करते हैं क्या? नहीं। तो ये है हम लोग, आम जनता, जो टैक्स के रूप में सरकार को विभिन्न प्रकार के करों के माध्यम से पैसा जमा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे पूरे 100, अब तक 32 करोड़ की जनसंख्या में मात्र अगर आप 50 करोड़ लोग विभिन्न प्रकार के कर की आपूर्ति कर रहे हैं, सीधे सिंपल तौर पर देखिए, अगर मानो 1 रुपया भी अगर वो कर के रूप में 50 करोड़ जनता दे रही है, तो 50 करोड़ रुपए का राशि इकट्ठा हो रही है। तो इसी प्रकार से अगर आप इसको 100, 1000, 2000 के हिसाब से अगर मानेंगे, जमा करेंगे, तो कितनी बड़ी राशि जमा हो जाती है। तो ये राशि सरकार हमारे लिए पहले खर्च करती है, और उसके बाद हम जो वाहन खरीदेंगे, उस वाहन के ऊपर भी हम टैक्स देना पड़ता है, रोड टैक्स, वन टाइम रोड टैक्स आपने देखा होगा। तो जो कुछ भी इस रोड का उपयोग करते हैं, उनको एक निश्चित तौर पर कर देना पड़ता है, रास्ता। तो यहाँ पर हम देखेंगे जन सुविधाओं के लिए सरकार के पास स्रोत है, वो सबसे पहला स्रोत है बजट में सरकार प्रावधान करती है। आपने देखे होंगे हर महीने, माह फरवरी में, हर साल के फरवरी में जो है अर्थ मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है संसद में। तो उस बजट में जो एक विशेष प्रावधान रखा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए कितना करोड़ रुपया खर्चा होना चाहिए, शिक्षा के लिए कितना करोड़ रुपया खर्चा होना चाहिए, ये सड़क निर्माण के लिए कितना होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग इसमें खातों में ये बंटवारा होता है। तो ये सब हमने कहा कि कर के माध्यम से इकट्ठा होता है।
तो ये कर जो होता है आपके व्यवसाय के ऊपर कर हो सकता है। इवन इसके साथ में पर्सनल इनकम टैक्स होता है, यानी कि आय कर जिसको हम कहेंगे, आय कर हो सकता है ना। तो अभी हम जो वस्तु खरीद रहे हैं उन वस्तुओं के ऊपर भी भिन्न प्रकार के कर है ना, गुड्स एंड सेल्स टैक्स है ना, ये भी हमने देखा है, जीएसटी के माध्यम से भी कर होता है। तो ऐसे विभिन्न करों के माध्यम से सरकार के पास पैसा इकट्ठा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि सरकार के पास उसको स्वयं काम करने के लिए उतने मैन पावर या संसाधन नहीं होते हैं, तो कभी कभी सरकार ऐसे कुछ जन सुविधाओं का निर्माण के लिए वो निजी कंपनियों का सहारा ले सकते हैं। आपने, मुझे लगता है इससे, इस शब्द में अभी जो कह रहा हूँ इससे कोई भी नकारा नहीं करेगा कि सब लोग, बहुत सारे लोगों ने टोल दिया होगा, टोल प्लाजा पर टोल दिया होगा। व्हाट इज दिस टोल? सड़क निर्माण की पहली जिम्मेदारी उन्होंने निजी कंपनी को दी, और निजी कंपनियों को एक अवधि के लिए, कुछ वर्षों के लिए वहां से आने जाने वाले वाहनों से एक टैक्स निश्चित किया जाता है, उसको टोल टैक्स कहेंगे, या टोल नाके पर दिया जाने वाला टोल, वो टोल देना पड़ेगा। यहाँ तक कि बिजली, अगर आप देखेंगे अभी हमारे एरिया में, महाराष्ट्र में, आप सभी महाराष्ट्र के लोग हैं जो देख रहे हैं, जिनके लिए ये बनाया जा रहा है, ये पार्ट बनाया जा रहा है, तो हर घर में अभी डिजिटल मीटर बैठ गया है। उसको कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसके लिए जुर्माना है। पहले कैसे था, मतलब ये आम था बहुत सारे जगह पर, जब ये सरकार के हाथों में था, कि लोग सीधे सीधे उसको कुछ छेड़खानी करते थे, मीटर को घूमने से या उसकी गति को रोकने का प्रयास करते थे। लेकिन अब ये निजी कंपनी के हाथों में जाने के बाद, महाडिस्कॉम, महाराष्ट्र डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तौर पर अब ये प्राइवेट लिमिटेड हो गया है। तो महाडिस्कॉम के बाद जाने के बाद बिजली आपूर्ति, उन्होंने ये मीटर्स कैसे होने चाहिए और कैसा उसका ये फोटो निकाल कर उसका जो भुगतान है, बिल बनाने की जनरेशन प्रक्रिया हो गई है। तो इस तरह से ये कुछ सुविधाओं को कभी कभी निजी कंपनियों को देकर आपूर्ति निश्चित की जाए, ऐसा उद्देश्य उनका रहता है। तो आगे देखते हैं, उसी क्रम में आगे में हम देखेंगे कि सरकार, आपने देखा होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर भी बहुत सारा खर्च करती है ना। स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर भी, उसमें आपने सबने, हमने, आपने सबने वैक्सीनेशन ले लिया होगा अलग अलग प्रकार के डिसीजेस के लिए। ये वैक्सीनेशन कहाँ से आता है? पोलियो कहाँ से आता है? प्राइवेट अगर अस्पताल में जाओगे तो उस पोलियो की 2 बूंद के लिए लगभग 200 से 400 रुपए ले लिए जाते हैं, लेकिन आपको ये सरकार पूरे तौर पर फ्री में दे देती है। तो ये सब जन सुविधाओं का कि लोगों का, राष्ट्र की संख्या, राष्ट्र की जनसंख्या स्वस्थ हो, इसका ये उनके पीछे उद्देश्य है। तो अब पुनः आते हैं हमारे पॉइंट पर, क्या सबको चेन्नई में, चेन्नई में, विशेषकर चेन्नई में पानी मिल रहा है? सही है। इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि हमने उदाहरण दिया। तो निजी कंपनियों को अगर आप देखेंगे, टैंकर वाले से भी अगर हम पानी ले लेते हैं, ये लोग होते हैं अवसरवादी। अवसरवादी का अर्थ ये है कि आप देखिए, पहले इतने बड़े पैमाने पर आरओ के प्लांट्स नहीं थे, या पानी बेचने का दुकान नहीं था, पानी नहीं बेचते थे। पानी तो ये जरूरतमंदों को पानी देना ये समझते थे। लेकिन ऐसे स्थिति में मानो ये चेन्नई का नगर है, और चेन्नई के बाहर वाले जाने वाले रास्तों पर जो गांव-गांव में सिंचन के लिए अलग अलग हिस्सों में जो गांव होते हैं, वहां से ये निजी कंपनियां पानी भर भर कर टैंकर से लाकर शहरों में आपूर्ति करते हैं और ज्यादा पैसा ऐंठते हैं। इसलिए मैंने कहा, इसलिए हमारे किताब में जो बताया गया है कि ये निजी कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए या ये अवसरवादी होते हैं, ये बताया गया है। तो उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे आड़ है, अनइवन है, कि जहां सामान्य नागरिक के लिए प्रतिदिन, आम आदमी, एक सामान्य नागरिक, उसको 135 लीटर पानी की आपूर्ति की जा रही है। वहीं आप अगर 5 स्टार होटल्स की बात करें, वहाँ पर बड़े बड़े तालाब होते हैं, बड़े बड़े नहाने के लिए, मतलब वो क्या है,
टब्स बाथ होते हैं, तो प्रति व्यक्ति ऐसी जगह पर 1600 रुपये तक का, सॉरी 1600 लीटर, 1600 लीटर तक पानी प्रति व्यक्ति उपयोग किया जाता है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। तो दलील ये दी गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पानी आपूर्ति करने की जिम्मेदारी ये सरकार पर ही होनी चाहिए। इसके लिए कई उदाहरण पेश किए हैं। दुनिया भर में ऐसा करने का कोशिश किया गया था, तो वहाँ पर यह दिखाई दिया कि पानी के लिए बड़े बड़े जन आंदोलन उठ खड़े हुए। जन आंदोलन कराकर सरकार को ये बाध्य कर दिया गया कि पानी आपूर्ति ये सरकार के हाथों में, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज कभी ना कभी उसको ज़्यादा कीमत वसूलने का प्रयास करते हैं और अंदरूनी हिस्से से या अलग वाम मार्ग अपनाकर ज़्यादा कीमत पर ये देने की कोशिश करते हैं। इसलिए तर्क ये लगाया जाता है, तर्क ये है कि न दुनिया में बहुत सारे देशों में, राष्ट्रों में जलापूर्ति कहीं पर भी प्राइवेट या निजी कंपनी के हाथों में नहीं है। ये इतनी बुनियादी चीज़ है, मूलभूत आवश्यकता है कि इसको किसी ने उसके ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करना यह एक एक्सेप्टेबल या न्याय्य या जस्टिफाइबल बात नहीं है। दूसरा यह है कि ज़्यादातर बहुत सारी बीमारियों के स्रोत दूषित पानी की वजह से होता है, इसलिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर मानो देश की जनसंख्या ये दूषित पानी पी जाएगी तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। स्वास्थ्य खराब होना मतलब हमारी उन्नति में, प्रगति में, विकास में एक बाधा है। स्वस्थ वाला व्यक्ति ही अच्छा काम कर सकता है और अपनी ओर से ज़्यादा आउटपुट दे सकता है, उत्पाद दे सकता है, लेकिन बीमार व्यक्ति ये नहीं कर सकता है। तो मतलब राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के उन्नति के लिए जनसंख्या स्वस्थ होना आवश्यक है, और जनसंख्या तब स्वस्थ रहेगी जब उसके लिए ये बेसिक जो आवश्यकताएं हैं या मूलभूत सुविधाएं जो है वो उसे बिना हिचकिचाहट प्राप्त होंगे। थोड़ा आगे और देखते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है। तो अभी हमने देखा कि कैसे ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है, पानी की आपूर्ति कराना, या जो बहुत मूलभूत है जिसके लिए पैसा खर्च करना ये न्यायपूर्ण नहीं है। ऐसे सुविधाएं सरकार को ही देना है और सरकार ने ही उसकी आपूर्ति करना है, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। बहुत सारे देशों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर, संसाधनों के लेकर संघर्ष हुए थे, अभी हमने देखा। एक और बात है, मानो अगर आपने अच्छे स्वच्छ और पेयजल अगर आपूर्ति करते हैं, इसमें थोड़ा हमारा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करते हैं, तो आपकी ही जनता, आपके देश की ही जनता ये क्या होगी? स्वस्थ होगी। स्वस्थ जनता यह उन्नति का मानक है, उन्नति का प्रतीक है। स्वस्थ है, स्वस्थ रहेंगे तो श्रम करेंगे, श्रम करेंगे उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो व्यापार होगा, व्यापार होगा तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से जीवन स्तर बढ़ेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा, है ना। तो ये क्या है, हम किस लिए ये करते हैं? हमारा जीवन का स्टैंडर्ड बढ़िया रहे, अच्छा रहे। और ये सब किसकी वजह से आता है? अच्छी शिक्षा होनी चाहिए लोगों को, अच्छा स्वास्थ्य। ये भी देखिए, ये दोनों पॉइंट भी फिर से जन सुविधा में आते हैं और ये सरकार ये जिम्मेदारी लेती है। अब चूंकि शिक्षा के कई कई क्षेत्रों में, जब हम केवल एक छोटे से नगर का उदाहरण नहीं लेना है, समग्र रूप से अगर विचार करेंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार ही बेहतरीन तरीके से मुहैया करा रही है। प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट अस्पताल भी हैं, लेकिन उसके लिए जो मूल्य वो लेते हैं ये मूल्य काफ़ी बड़ा है। दोनों ओर देखिए, हम इसमें सिविक्स में 7वीं कक्षा में, पिछले कक्षा में देख चुके हैं कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या होती है।
तो उसमें देखा था कि एक निजी अस्पताल और एक सरकारी अस्पताल, दोनों में सिर्फ एक बुखार के लिए अमन और अमर जब जाते हैं, एक के लिए लगभग 1300 रुपये खर्चा हो जाता है और दूसरे के लिए मात्र 50 रुपये या 150 रुपये में उसका गवर्नमेंट में पूरा खर्चा हो जाता है, स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। तो देखिए, एक तरफ 1200-1500 रुपये देना और उसी के लिए 100 रुपये देना, कितना गुना डिफरेंस इसमें मिलता है। उसी प्रकार का शिक्षा का है। आप अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको कोई फीस नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी आपको बहुत सारी किताबें वगैरह मिल जाती हैं। लेकिन प्राइवेट में जाओगे, यहाँ तक कि आपको वो जो लेते हैं हम किताबें, स्टेशनरीज, आने जाने वाहन का खर्चा, ये सब देना पड़ता है। तो इन अ नटशेल निष्कर्ष ये है कि जन सुविधा या मूलभूत सुविधाएं देने की अंतिमतः जिम्मेदारी यह सरकार की है और सरकार की होनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम ये भी देखते हैं, क्या सब कुछ सरकार ने करना है? कि आपके घर के सामने जो कचरा पड़ा है, आपके गली में जो नाली ब्लॉक हो रही है, क्या वो भी जिम्मेदारी सरकार की है? हुँ? तो ये बात हमने भी ये समझना है कि एक नागरिक होने के नाते, सिविलाइज्ड शिक्षित नागरिक होने के नाते, हम ये तो समझते हैं कि हमारा परिसर, हमारा इर्द गिर्द का इलाका साफ रखे। सरकार तो आपको प्रमोट करती है, सरकार का आपको एक हौसला देती है कि आप अच्छी तरह से स्वच्छ रखें, पर्यावरण को बचाएं, पेड़ लगाएं। तो हम ये संकल्प हमने लेना है इस माध्यम से, आप सभी घर पर हैं, पेड़ लगाएं, अपना परिसर स्वच्छ रखें। अभी देखिए, बीमारियों का स्रोत के कारण भी अभी देखिए कैसे बताया जा रहा है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, मतलब स्वच्छ रहेंगे। तो स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वच्छता को अपनाने के लिए आप अपने घर में स्वयं और अपने माता पिता, भाई बहन, परिसर, घर, इसको स्वच्छ रखें और तंदुरुस्त रहें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। ये जो अब महामारी के कारण हम जहाँ वहाँ अटके पड़े हैं, उसका कारण भी यही है कि हम जितना साफ सुथरा रहेंगे, बार बार हाथ धोना, बार बार जो है ये जो मानक बताए गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस बताए हैं, उन पूरी गाइडलाइंस का यथाचित पालन करना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम यहाँ पर विराम देते हैं। मैं चाहूँगा कि इसके सभी प्रश्नोत्तर आप लिखेंगे और उसकी तस्वीरें निकाल कर आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद।